आंग्ल मराठा संघर्ष का बात कर रहे थे। ठीक, तो इसमें हम आपको बताए थे पहला युद्ध का पृष्ठभूमि, प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध बताइए कब से कब तक चला था? 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला था, क्योंकि 1782 में सलवाई का संधि हो गया था। इस संधि के बाद अगले 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों के बीच में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पृष्ठभूमि कहां से शुरू होता है, टोटल बात हम आपको समझाए थे, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कहानी की तरह। ठीक है, 5 मिनट में, फिर उसके बाद आएंगे दूसरा युद्ध कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों के साथ संघर्ष करते हैं, उनके बीच में युद्ध होता है और पानीपत के मैदान में मराठों की हार हो जाती है, मराठे हार जाते हैं। उससे पहले, पानीपत के युद्ध के पहले, मराठे भारत के उस समय के कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक थे और इनका सपना था कि हम कभी न कभी आने वाले समय में दिल्ली पर भी हमला करेंगे और दिल्ली के बादशाह को हराएंगे और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये कब का बात है? 1761 से पहले का बात है। लेकिन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के मैदान में मराठे बुरी तरीके से हार जाते हैं और कहा जाता है कि उस युद्ध में महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से लोग शहीद ना हुए थे। तो मराठों का जो दिल्ली पर कब्जा करने का सपना होता है वहीं पे चूर चूर हो जाता है। ठीक, तो 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरा युद्ध में हार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि एक नया पेशवा बनेगा, क्योंकि पेशवा जब युद्ध की खबर सुनते हैं तो हम आपको बताए थे कि पेशवा उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी भी 1761 में ही मृत्यु हो जाती है। तो 1761 में ही पेशवा बनते हैं, पेशवा बताइए, नाम बताइए, माधवराव। पेशवा कौन बनते हैं? माधवराव पेशवा बनते हैं। अभी इतने कुशल और योग्य शासक होते हैं कि पानीपत के लड़ाई में जितनी भी प्रतिष्ठा और शक्ति मराठों का हानि हुआ था, अपने 10 साल के शासन व्यवस्था में मराठों को फिर से एक शक्तिशाली शासक के रूप में भारत में स्थापित कर देते हैं। कौन? पेशवा माधवराव। लेकिन इनके साथ हो जाता है गेम, इनको हो जाता है क्षय रोग। क्या हो जाता है? क्षय रोग। और क्षय रोग के कारण 1772 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी मृत्यु पर एक इतिहासकार था जो हम आपको बताए थे, ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ये कहता है कि पानीपत का मैदान मराठों के लिए उतना हानिकारक नहीं था जितना कि इस योग्य पेशवा का असमय मृत्यु, यानी इसके मृत्यु से मराठा साम्राज्य बिखर गया। ठीक है, तो जब ये मरता है, पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है, तो इसका छोटा भाई, नाम बताइए जल्दी। हाँ, नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव को बना दिया जाता है पेशवा। नारायण राव को क्या बना दिया जाता है? पेशवा बना दिया जाता है। नारायण राव को बना दिया गया पेशवा। ठीक, लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति है जो पेशवा बनना चाहता है। नाम क्या है? हाँ, चाचा है। नाम क्या है? रघुनाथ राव। तो इसका चाचा है रघुनाथ राव। हाँ, रघुनाथ राव, जिसको हम किस नाम से जानते हैं?
राघोबा के नाम से जानते हैं। ये राघोबा जो है घोघा खुला लिया कि हम पेशवा बनेंगे, ठीक। तो पेशवा ये बनने के लिए क्या किया कि नारायण राव को टपका दिया, ठीक। नारायण राव को मार दिया। नारायण राव को मार दिया तो यहाँ पे हम बताए थे कि दो व्यक्ति इसके चालाकी को समझ जाते हैं और पिक्चर में आते हैं। एक का नाम है महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, और दूसरा कौन है? नाना फडणवीस। बहुत बढ़िया, नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक है। ये दोनों आते हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छे मंत्री होते हैं मराठा शासन में। आप कह सकते हैं निस्वार्थ और कुशल। तो ये दोनों क्या करते हैं कि नारायण राव का एक नवजात बेटा रहता है, ठीक है। नारायण राव का बेटा, उसका नाम रहता है सवाई माधवराव, सवाई, हाँ, सवाई माधवराव, या कह सकते हैं माधवराव द्वितीय, ठीक, माधवराव द्वितीय। अब इसको बना देता है पेशवा। इसको क्या करता है? पेशवा बना देता है। ये दोनों मिलकर इसको पेशवा बना दिया। तो जब नया पेशवा बन गया तो अब राघोबा के पास कुछ बचा नहीं बचा। तो राघोबा भागता है और चल जाता है बंबई। कहां चल जाता है? बंबई। बंबई प्रेसिडेंसी में जो अंग्रेज बैठे हुए हैं उनके साथ संधि करता है 1775 ईस्वी में। संधि करता है 1775 ईस्वी में। और इस संधि को जानते हैं किस नाम से? बताइए। सूरत की संधि। सूरत की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। सूरत की संधि के नाम से। संधि में होता क्या है? तो बंबई प्रेसिडेंसी में जो अंग्रेज बैठे हुए हैं उनसे ही मदद मांगता है कि हम पेशवा बनना चाहते हैं, तो चलो पुणे पे हमला करो, क्योंकि पेशवा जो है वो पुणे में ही रहता था। तो पेशवा पे हमला करो, चलो। तो कहता है कि ठीक है। अंग्रेज ऐसे थोड़ी ना खैरात बांटने के लिए अंग्रेज भारत में बैठे हुए कि कोई भी आया और सहायता लेके चल दिए। ये लोग बड़ी चालाक है, इनको हर चीज में पैसा कमाना है या फिर जमीन हड़पना है। तो अंग्रेज कहते हैं कि हम तुमको सहायता देंगे, 2500 सैनिक देंगे। कितना? 2500। लेकिन बदले में 2 क्षेत्र हमको चाहिए। अब नाम बताइए। सॉल्सेट और बेसिन। तो सॉल्सेट और बेसिन का क्षेत्र हमको चाहिए, बदले में हम आपको सहायता देंगे। संधि हो जाता है, सूरत की संधि। 2500 सैनिक के साथ, 2500 ही अंग्रेजी सैनिक है, 2500 सैनिक के साथ राघोबा पूना पे आक्रमण कर देता है। जब यहां पे आक्रमण करता है तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस कांटेक्ट करते हैं किससे? वारेन हेस्टिंग्स से, जो कलकत्ता में बैठा हुआ है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको कहानी लिंक किए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। यानी युद्ध करने का अधिकार और संधि करने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को है, बंबई को संधि करने का अधिकार ही नहीं है। और यहां बंबई जो है चुपे चुपे बिना कलकत्ता को सूचना दिए राघोबा के साथ संधि कर लिया। तो वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि वो संधि मान्य नहीं होगा और बंबई प्रेसिडेंसी को सूचना देता है कि जल्दी से लड़ाई बंद करो। और फिर एक संधि होता है किसके बीच? ये तो बंबई और राघोबा के बीच में हुआ ना। अब संधि होगा ये दोनों है ना, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, और साथ में कलकत्ता के साथ, कलकत्ता में जो वारेन हेस्टिंग्स है उसके साथ, ठीक है। वो भेजता है कहां? किसको? कर्नल अपटन को। किसको? कर्नल अपटन को भेजता है संधि करने के लिए। और एक साल के बाद 1776 ईस्वी में हो जाता है पुरंदर की संधि। क्या हो जाता है? पुरंदर की संधि हो जाता है। पुरंदर की संधि हो जाता है, ठीक, कि लड़ाई नहीं होगा और बंबई को माना किया जाता है। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के आदेश को बंबई प्रेसिडेंसी नहीं मानती और लड़ाई जारी रखती है। तो लड़ाई जारी रखती है तो लड़ते लड़ते समय आ गया 1779 ईस्वी का। 1779 ईस्वी का युद्ध चल रहा है जिसका नाम है तेलगांव का युद्ध। तेलगांव का युद्ध या तलेगांव का युद्ध, दोनों नाम रहता है।
और इस युद्ध में एक तरफ मोर्चा कौन संभाले हुए है, महादजी सिंधिया, और दूसरी तरफ से राघोबा और अंग्रेजी सैनिक। ये आदमी बहुत चालाक है, इस सामने का लड़ाई ही नहीं लड़ रहा, गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा। गोरिल्ला युद्ध मैंने छापेमार युद्ध, देखेंगे हमला करेंगे भाग जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अरे अगर बैलगाड़ी में तो खाना रखा है, सब खाना में आग लगा देंगे। कुआं है कि अच्छा ये लोग यहीं से पानी पिएगा तो कुआं में जहर मिला देंगे। इस तरह से ये लड़ाई तंगे तंग करके रख दिया और 1779 में ये लोग बुरी तरह से हार जाता है। ठीक है, बुरी तरह से हार जाता है कौन, राघोबा और बंबई प्रेसिडेंसी वाले अंग्रेज। तो युद्ध हार गया तो फिर से संधि होगा, फिर से क्या होगा, संधि होगा। अब तेलगांव का युद्ध हारा और बड़गांव की संधि हो गया, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि हो गया कब, 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हो गया और इस संधि में बहुत अपमान हुआ अंग्रेजों का, क्योंकि 1773 के बाद अंग्रेजों ने मराठों का जितना भी क्षेत्र कब्जा किया था या दान में लिया था, उस सब के सब वापस लौटाना पड़ गया। अभी बात पता चल गया फिर से किसको, कलकत्ता को, कलकत्ता को पता चल गया, वारेन हेस्टिंग्स को। ये गुस्सा हो गया अलग, ये कह रहा है कि हम मानवे नहीं करेंगे, फिर से छरिया गया, ये कह रहा है कि हम मानवे नहीं करेंगे, उसको संधि करने का, लड़ाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया कि अबरी ने दो तरफ से ये लोग हमला कर दिया, दो तरफ से, एक पूना पे और एक ग्वालियर पे। ठीक है, दो तरफा हमला हुआ, एक तरफ जीता दूसरी तरफ हार गया। अब फिर एक संधि होता है 1782 ईस्वी में, 1700, जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि, सालबाई की संधि बोलते हैं, सालबाई की संधि बोलते हैं। ठीक है, और इस सालबाई की संधि में क्या हुआ कि सॉल्सेट और बेसिन जो क्षेत्र था पुनः अंग्रेजों को मिल गया, बाकी क्षेत्र मराठों को वापस मिल गया। राघोबा को पेंशन दिया गया, कहा कि जाओ मस्त रहो वहां ग्वालियर के किला में, आराम करो, तुमको लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, बुढ़ारी में हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, हल्दी मलहम कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको पेंशन देके अलग बैठा दिया। जो सवाई माधवराव द्वितीय था, नारायण राव का बेटा, उसी को पेशवा मान लिया गया। और इस संधि का प्रभाव ये रहा कि अगले 20 साल तक अंग्रेजों और मराठों के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ, और मतलब 1782 से लेकर 1802 तक इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, और इस समय का उपयोग मैसूर को कुचलने के लिए किया गया। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहां से आगे आते हैं कि जब इतना बढ़िया से इन लोग का दोस्ती हो गया था, सब चीज बढ़िया चल रहा था, तो फिर से लड़ाई स्टार्ट क्यों हो गया। तो चलिए सुनिएगा, स्टोरी को फिर से लिंक करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आते हैं। द्वितीय मैसूर नहीं, मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो युद्ध चलता है 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चलता है। ठीक, 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चलता है। अब इसका स्टोरी समझते हैं कि लड़ाई स्टार्ट कैसे हो गया, क्यों हुआ। ठीक ना, तो एक लिंक बन जाएगा, फिर आप इसको अच्छे से याद रख पाओगे। ये तो कहानी हो गया ना, तो कहानी तो घर में कोई भाई है, बहन है, उसको सुनाओ ना, उसको सुनने में अच्छा भी लगेगा और आपको याद हो जाएगा सब। ठीक है, एक भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मतलब हम आपको रटने के लिए फैक्ट बताए हैं। ये तो कहानी में बीच बीच में डेट आ रहा है, उसको याद करना बड़ी भारी चीज नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हम लिख दें कि देखो प्रथम आंग्ल मैसूर जो है मराठा युद्ध इसके बीच में हुआ था, ये संधि हुआ, ये संधि हुआ, ये संधि हुआ, आप रटते रटते हालत आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहानी के थ्रू याद रखिए। तो चलिए इसमें क्या होता है समझते हैं। देखिए फिर से वहीं से शुरू करते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, अमेरिका स्वतंत्र
हो चुका है, वो अपना संविधान बना लिया है, सब कुछ, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बन गया है वो। अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर वहां से सिमटा गया, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो अंग्रेजों को अमेरिका से क्या, बताओ, कपास मिलना बंद हो गया, कपास मिलना बंद हो गया। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ था। तो अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अमेरिका में पूरी तरह से अपना शासन व्यवस्था हो गया है, तो अंग्रेजों को कपास मिलना पूरी तरीके से क्या हो गया है, बंद। तो अब अंग्रेजों को किसी भी तरह से महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र चाहिए। लिंक कर पा रहे हो? अब उनको किसी भी कीमत पे भारत में महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र, जहां पे कपास का उत्पादन होता है, वो उनको किसी भी कीमत पे अब चाहिए। पहला परिस्थिति है, ठीक। पहला कंडीशन बन रहा है ए। दूसरा कंडीशन है लॉर्ड विलेस्ली का शासन है, या गवर्नर कौन है? लॉर्ड विलेस्ली गवर्नर है, ठीक है। भारत में गवर्नर बन के कौन आ गया है, ठीक। भारत के सभी शासकों पर सहायक संधि लादना चाहता है। कि किसी भी तरह से सबको चाहता है कि सहायक संधि के अंतर्गत ले आए, कि आपको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा, खर्चा आपको देना पड़ेगा, एक अंग्रेजी रेजिडेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबको क्या है, सहायक संधि के अंतर्गत जोड़ रहा है। मराठे अभी भी उससे बाहर है। तो एक दूसरा कंडीशन हो गया कि लॉर्ड विलेस्ली गवर्नर है, तो इसकी लॉर्ड विलेस्ली की महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, महत्वाकांक्षा। इसकी महत्वाकांक्षा है कि हम किसी तरीके से महाराष्ट्र में सहायक संधि लाद दें मराठों पे, ठीक। तीसरा परिस्थिति जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1795-96 ईस्वी में महादजी सिंधिया का मृत्यु हो गया। एगो गया जो संभाल के रखा था से 1795-96 ईस्वी में, जो अब तक सारा खेल बना के लोग दूगो रखे थे, उनमें से एगो जोड़ी टूट गया। तो 1795 में महादजी सिंधिया का मृत्यु हो गया, ठीक। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस भी निकल लिए। नाना फडणवीस की मृत्यु, ये भी चल दिए। अब 1800 तक आते आते दोनों जो योग्य प्रशासक मंत्री थे वो क्या हो गए, मर गए। अब बताओ कि कोई देखने ताकने वाला है? नहीं। तो क्या होता है कि जो रघुनाथ राव, जो राघोबा था, राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, बाजीराव राघोबा अपने जीवन में पेशवा नहीं बन पाया। वो संघर्ष करते रह गया, हत्या भी किया, अंग्रेजों से मिला, मराठों के साथ गद्दारी भी किया, लेकिन अंततः वो पेशवा नहीं बन पाया।
लेकिन उसका जो बेटा था, राघोबा का बेटा बाजीराव द्वितीय, राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। ये क्या बन गया? पेशवा बन गया। और ये क्या है? कमजोर है, कमजोर है, ठीक है, कायर भी है, कायर भी है, उसके बाद षड्यंत्रकारी भी है। इतना सारा अवगुण इसके अंदर है, ठीक है। एक तो कमजोर है, दूसरा कायर है, डरपोक है, और तीसरा षड्यंत्र करते रहता है। अब उस टाइम के महाराष्ट्र के परिस्थिति को आप समझिए। उस टाइम क्या है कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य यहां पे कैसे कैसे है समझिएगा। जो पूना है, पूना, पूना, पूना में पेशवा का राज्य है। पूना में किसका राज्य है? पेशवा का राज्य। जो बड़ौदा है, बड़ौदा, जो बड़ौदा है, बड़ौदा, वहां पे गायकवाड़ शासन कर रहे हैं। बड़ौदा में कौन है? गायकवाड़ है। ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में सिंधिया है। ग्वालियर में सिंधिया, अभी उसका वंशज है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से भाग के बीजेपी में चल गया, ठीक है। तो ग्वालियर में कौन है? सिंधिया है। और इंदौर, इंदौर में है होलकर। यही होलकर जो है मल्हार राव होलकर होता है। मल्हार राव होलकर का पुतोहू होती है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर का जयंती भी अभी पाल समाज के लोग मनाए थे कुछ दिन पहले, ठीक है। तो इंदौर में होलकर है। याद करिएगा, मैचिंग वाला जो प्रश्न है यहां से बनेगा कि बताओ पूना में किसका शासक था? तो पूना में पेशवा का, बड़ौदा में गायकवाड़ का, ग्वालियर में सिंधिया का, और इंदौर में होलकर का। और एक और याद रखिएगा, एक और, नागपुर, 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 नागपुर में भोसले थे। नागपुर में कौन थे? भोसले थे, ठीक है। तो पूना में पेशवा, पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले। ये लोग शासन कर रहे थे उस टाइम। उस टाइम का परिस्थिति जब का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कब का? 1800 ईस्वी के आसपास, ठीक। महादजी सिंधिया का मृत्यु हो चुका है, नाना फडणवीस का मृत्यु हो चुका है, रघुनाथ राव का पुत्र जो ऑलरेडी पहले गद्दारी कर चुका है मराठों के साथ, उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय जो कि एकदम निकम्मा है, षड्यंत्र करने वाला है, योग्य शासक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो पेशवा बन चुका है। यानी पुणे में कौन है? बाजीराव द्वितीय है, ठीक है। और बड़ौदा में गायकवाड़ है, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर। होलकर में यहां पे नाम याद रखिएगा, जसवंत राव, जसवंत राव होलकर यहां पे शासन कर रहा है, जसवंत राव होलकर, ठीक। और जसवंत राव होलकर का एक भाई है बीठू जी, बीठू जी, बीठू जी कौन है? जसवंत राव होलकर का भाई है। जसवंत राव होलकर का भाई है कौन? बीठू जी, ठीक। तो ये जो पूना में पेशवा बैठा हुआ है जिसका नाम है बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव कौन है? द्वितीय। ये क्या करता है? बीठू जी की बेरहमी से हत्या करा देता है, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय यानी जो पेशवा है बीठू जी का, यानी होलकर के भाई, जसवंत राव होलकर के भाई बीठू जी का क्या करवा देता है? हत्या। और इसमें साथ देता है इसका सिंधिया। साथ कौन देता है? सिंधिया इसका साथ दे देता है। तो ये दोनों मिलके और होलकर के भाई बीठू जी का हत्या करवा देता है। अभी ये जो है
ये थोड़ा तगड़ा है। इस टाइम तक इन सब में सबसे मजबूत अगर कोई है तो है जसवंतराव होलकर। तो ये सनक गया और हमला कर दिया दोनों पे, ठीक है, दोनों पे हमला कर दिया। अब दोनों पे हमला करके और जसवंतराव होलकर इस सिंधिया प्लस पेशवा, ठीक है, पर हमला कर दिया। सिंधिया और पेशवा पर हमला कर दिया, और हमला नहीं किया, हरा दिया, ठीक है, ये हरा दिया इसको। तो जसवंतराव होलकर जो है सिंधिया और पेशवा दोनों को हरा दिया। इतिहास का एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। ऐसा घटना आपको सामने निकल के आएगा कि हूबहू उसी तरह का घटना कभी न कभी इतिहास में पीछे घटा हुआ हो, ठीक है। तो यहां पे फिर से इतिहास दोहराएगा। देखिए, सिंधिया और पेशवा दोनों हार चुके हैं। तो ये पेशवा जो है किसका बेटा है? गद्दार का बेटा है, और गद्दार का बेटा फिर से गद्दारी करेगा। गद्दार का बेटा फिर से गद्दारी करेगा। अब ये जो पेशवा बाजीराव है, कायर तो है ही, जाके अंग्रेजों से मिल गया, अंग्रेजों से मिल गया, ठीक है। और अंग्रेज उस टाइम कौन है? लॉर्ड विलेस्ली। अब वो तो चाह रहा है कि सहायक संधि सब पे थोप दे, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हो जाता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया और संधि कर लिया। और इस संधि को जानते हैं बेसीन की संधि, बसीन की संधि। किस नाम से जानते हैं? बसीन की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, बसीन की संधि के नाम से जानते हैं। और इस तरह से पेशवा जो है वो सहायक संधि स्वीकार कर लिया, ठीक है। पेशवा क्या किया? सहायक संधि स्वीकार कर लिया। और जब सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो पेशवा तो पेशवा रह ही जाएगा, क्योंकि अब अंग्रेज उसके साथ हो गए हैं, तो फिर से वो पेशवा रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि मराठों की स्वतंत्रता खत्म हो गया, क्योंकि सहायक संधि एक ऐसा जाल था जिसमें जो राजा फंस गया वो छटपटा के उसी में मर जाता था। उसको निकालने का, क्योंकि देखो होता क्या था कि राजा का सबसे बड़ा शक्ति होता है उसका सैन्य ताकत, और आप अपना सैन्य ताकत ही किसी दूसरे शक्ति के हाथ में दे रहे हैं। यानी जो राजा है उसको सेना रखने का अधिकार फिर नहीं रहता था। जो सहायक संधि कर लेता था वो सेना अंग्रेज की रहती थी उस राज्य में, और खर्चा उस राज्य का राजा देता था, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक और अंग्रेज को रेसिडेंस के रूप में रखना पड़ता था। और वो अंग्रेज संधि में कहा जाता था कि ये जो अंग्रेज होगा आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि आप कमजोर व्यक्ति हो, हम शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हमारी सेना आपके राज्य में है और हम हस्तक्षेप ना करें? ऐसा हो नहीं सकता। तो अंग्रेज वादा करते थे कि हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो हर मामले में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। हर मामले में क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे। और विदेशी मामले भी, सहायक संधि करने के बाद विदेशी मामले भी राजा के पास नहीं रह जाता था। विदेशी मामले भी कौन देखते थे? अंग्रेज देखते थे। वो राजा ना किसी के साथ संधि कर सकता था, ना किसी के साथ युद्ध कर सकता था, ठीक है। सिर्फ बिना मतलब के राजा रहता था, केवल कि बस कहा जाएगा कि आप राजा हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो सहायक संधि स्वीकार कर लिया कौन? पेशवा। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो किसका बेटा है? राघोबा का बेटा, ठीक है। नाना फडणवीस का मृत्यु कब हो गया है? 1800 ईस्वी में। महादजी सिंधिया कब चल बसे? 1795 ईस्वी में। और इसीलिए, और गवर्नर कौन है इस टाइम? लॉर्ड विलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड विलेस्ली। और लॉर्ड विलेस्ली ने सहायक संधि लाद दिया किस पे? पूना के पेशवा पे। इस बात का बड़ा अफसोस हुआ पेशवा को भी,
क्योंकि बताए ना कि वो कहते थे कि हम हस्तक्षेप ना करेंगे, लेकिन हर मामले में हस्तक्षेप करते थे। तो पेशवा को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि हम चंगुल में फंस गए, अपने आप को बर्बाद कर लिए, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई है, हमारे बस नाम के राजा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो इधर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब जो है इनको भी समझ में आ गया है कि ऐसे अगर टूट टूट के रहेंगे तो मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि पेशवा और गायकवाड़, ठीक है, और सिंधिया, ये होलकर खाली अलगे रहता है, होलकर अभी एकदम क्या है, पिक्चर से बाहर, ठीक है। तो ये सब मिल जाता है, मिल के और फिर अंग्रेजों पे क्या करता है, हमला करता है, अंग्रेजों पे हमला करता है। और फिर अलग अलग ही लोग सब हारता है, बारी बारी से सब हारता है, यानी कि गायकवाड़ भी हारता है, पेशवा भी हारता है, सिंधिया भी हारता है, भोसले भी हारता है, सब हारता है। और सबके साथ बारी बारी से अंग्रेज संधि करते हैं, ठीक है, बारी बारी से संधि करते हैं। तो सुनिए कौन कौन संधि होगा। द्वितीय सेकेंड आंग्ल मराठा संघर्ष का बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड आंग्ल मराठा संघर्ष का बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ संधि अब आपको याद रखना है। पहला है देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, नाम याद रखिए पहले, देवगांव की संधि। फिर दूसरा है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। और तीसरा बताए थे हम राजपुर घाट की संधि, ठीक है, राजपुर घाट की संधि। तो ये जो देवगांव की संधि होता है, ये नागपुर के भोसले के साथ, नागपुर के भोसले के साथ होता है, ठीक है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है ये होता है सिंधिया के साथ। किसके साथ? सिंधिया कहां का? ग्वालियर। तो सिंधिया के साथ। और ये राजपुर घाट की संधि होती है पेशवा के, एक मिनट, किसके साथ? हाँ, होता क्या है ना, जब ये लोग दोनों हार जाता है तो बाद में जसवंतराव होलकर युद्ध में भाग लेता है। शुरुआत में तो वो साइड में रहता है, लेकिन बाद में जब ये दोनों हार जाता है तो वो युद्ध में भाग लेता है होलकर, और वो हराता भी है। एक आध वो युद्ध में क्या करता है, अंग्रेजों को हराता भी है। और अंततः क्या होता है, लेकिन वो होता क्या है ना कि वेलेस्ली तब तक चेंज हो जाता है। अब वेलेस्ली चला जाता है, उसके जगह पे जॉर्ज बार्लो आ जाता है। कौन आ जाता है? जॉर्ज बार्लो। और वो आते के साथ ही क्या करते हैं, ये लोग लड़ाई बंद करके और संधि कर लेते हैं। तो ये जो राजपुर घाट की संधि था, ये होलकर के साथ होता है, होलकर के साथ, ठीक है। देवगांव की संधि जो होता है, देवगांव की संधि ये होता है आपका 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी होता है 1803 ईस्वी में। और कब बोले थे कि उस टाइम 1803 में होलकर युद्ध में भाग नहीं लिया था, ये बाद में युद्ध में भाग लेता है और अंग्रेजों को हराता है। लेकिन तब तक लॉर्ड वेलेस्ली यहां से चला जाता है और उसके जगह पे जॉर्ज बार्लो आ जाता है। बार्लो आते के साथ संधि कर लेता है और ये संधि हो जाता है 1805 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। और सारे के सारे मराठा साम्राज्य जो है वो सहायक संधि के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी सब के सब सहायक संधि को स्वीकार कर लिया है। और यहां से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कहानी समाप्त होता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, देखिए
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805। क्या क्या बात हुआ? आप कहानी बना रहे हो कैसे कि रघुनाथ राव पूरा जिंदगी लड़ाई लड़ाई, लास्ट में पेंशन लेके मान गया। जब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मृत्यु हो गया तो रघुनाथ राव का जो बेटा था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि अयोग्य शासक था, लेकिन वो पेशवा बन जाता है। और जब पेशवा बन जाता है तो बड़ा षड्यंत्रकारी था, षड्यंत्र करके सिंधिया को अपने तरफ मिलाता है और होलकर के भाई जो कि इंदौर में थे, इंदौर में होलकर शासक था जसवंत राव होलकर, उसके भाई बिठू जी की हत्या करवा देता है। तो जसवंत राव होलकर क्या करता है? हमला कर देता है और संयुक्त रूप से सिंधिया और पेशवा को हरा देता है। पेशवा कायर था, भागता है, अंग्रेजों के साथ जाता है और बसीन की संधि कर लेता है, सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, लेकिन बाद में सबको समझ में आता है कि सहायक संधि करके फंस चुके हैं, तिलोक एक बार फिर से मिलता है और बारी बारी से क्या करता है? अंग्रेजों से लड़ता है और हारता है और इस तरह से संधि होता है। देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। देवगांव की संधि कैसे याद रखोगे? देखो ना, भोंदू याद रखना, भोंदू ये सब ऐसा टॉपिक है ना रिलेट करोगे ना तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। माने ये देवगांव की संधि होगा ना, ये भोसले के साथ होगा। किसके साथ? लिंक कर लेना है किसी तरीके से, बस जहां पे नोट्स बना ना थोड़ा सा लिख देना वहां पे कि भोसले वाला कैसे याद रखना है, तो भोंदू से याद रखना कि जैसे भो आएगा ना भोसले तो देवगांव की संधि होगा। ठीक है, देवगांव की संधि भोसले के साथ। फिर कौन था? सुरजी, तो सूरजी सा से और सा से सिंधिया कि राजपुर। तो देखो तो इन लोग का सबका हार हो गया था। क्या हो गया था? हार हो गया था। जितने तीनों लड़ा, तीनों के तीनों का हार हो गया। तो हा से होलकर और रा से राजपुर घाट की संधि, यानी हारा से याद रखिएगा राजपुर घाट की संधि किसके साथ? होलकर के साथ। बस कहानी याद है। स्टेटमेंट वाला सवाल कितना डिप तुम्हें पूछेगा तो बना लेंगे, और फैक्ट वाला सवाल ऐसे करके छोटा छोटा पॉइंट बना के याद रखना। ठीक है, तो चलिए क्या हुआ यहां पे देखिए, 20 वर्षों के शांति के बाद 1782 में सलबाई का संधि हुआ। 20 वर्षों तक शांति रहा। उसके बाद मराठा संघ के आंतरिक अंतर विरोधों और लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक साम्राज्यवादी नीति के कारण यह दूसरा युद्ध छिड़ा। युद्ध के कारण क्या थे? मराठा सरदारों की आपसी दुश्मनी। आपको बताएं कि उस समय परिस्थिति बदल चुका है और अलग अलग जगह पे अलग अलग टुकड़ी शासन कर रहा है। नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, पूना में पेशवा, ठीक है, और ग्वालियर में सिंधिया। तो 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उनके जाते ही मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ और पेशवा आपस में लड़ने लगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता भी एक कारण था। राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गया। वह बेहद कमजोर और षड्यंत्रकारी था। उसने जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी की बेरहमी से हत्या करवा दी। ठीक, तो पुणे का युद्ध हुआ। गुस्से में आकर जसवंत राव होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर दिया और उसने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तो पेशवा बाजीराव भाग गया। तो बाजीराव द्वितीय अपनी जान बचाकर अंग्रेजों की शरण में बेसीन भाग गया। ठीक है, और सॉल्सेट और बेसीन तो पहला ही उसको मिल गया था, वहां पे तो अंग्रेजों का ही कब्जा है। ठीक है, तो बेसीन भाग गया। अभी कर लेता है जाके बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अपनी गद्दी वापस पाने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यानी समझ लीजिए कि सहायक संधि स्वीकार करने का मतलब कि समझो कि मराठा साम्राज्य को ही वहीं पे दफन कर दिया, काम खत्म हो गया। सेना खत्म तो सब खत्म हो जाता है राजा का। तो शर्त क्या क्या हुआ? पहला शर्त यही रहता था सहायक संधि का कि आपको ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, वो भी अस्थाई, और 26 लाख रुपए सालाना पेशवा ने। उसका खर्चा कितना है? 26 लाख। सेना रखोगे तो खर्चा आएगा ना, तो सेना अंग्रेजी है,
लेकिन खर्चा किसको देना? पेशवा को। तो पेशवा 26 लाख रुपया वार्षिक खर्चा दिया लॉर्ड वेलेस्ली को। पेशवा ने अपने विदेशी मामले अंग्रेजों को सौंप दिए। वह किसी अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रख सकते, फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगाली को, किसी को भी अब वो सेवा में नहीं रख सकता था। सूरत शहर पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंप दिया गया, ठीक है। और सूरत उस समय का एक बहुत बड़ा सूती कपड़ों का व्यापारिक केंद्र था और बंदरगाह भी था। तो सूरत एक सामरिक महत्व का और व्यापारिक महत्व से बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, और वो किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। तो प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यही होगा कि अब सबको तकलीफ होगा, सबको लगेगा कि आपस में हम लोग लड़े और इसका फायदा कौन उठा लिया? अंग्रेज उठा लिया। इसलिए सब आपस में मिल के एक बार और प्रयास करेंगे कि अपना खोया हुआ चीज वापस ले आए। तो मराठा संघ के प्रमुख पेशवा प्रधानमंत्री होता था उस टाइम, ठीक है। तो मराठा संघ के जो प्रमुख पेशवा द्वारा गुलामी स्वीकार करना बाकी मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोसले को नागवार गुजरी। उन्होंने इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर चोट माना और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। होलकर इस समय अलग थलग रहा, क्योंकि ये लोग लड़ल है ना, पेशवा और सिंधिया लड़ल था ना दोनों मिलके उससे, तो इसीलिए ये अभी क्या है? साइलेंट है। युद्ध का घटनाक्रम और अलग अलग संधियां। लॉर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ने मराठा सरदारों को एक एक करके हराया। तो सबसे पहला देवगांव का संधि होगा दिसंबर 1800, याद करिए, दिसंबर 1802 में बसीन की संधि। दिसंबर, एक साल के बाद दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि। दिसंबर 1803 में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि और 1805 में राजपुर घाट की संधि, ठीक है। तो भोसले को असई के युद्ध में हराकर यह संधि थोपी गई कटक का क्षेत्र, कटक उड़ीसा में। तो कटक का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला, भोसले ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, ठीक है। उसके बाद सिंधिया भी हारेगा। तो सिंधिया को लसवाड़ी के युद्ध में लसार के मारा गया, और गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र था यानी यूपी वाला क्षेत्र, यूपी, ठीक है। तो यूपी जैसे दिल्ली, आगरा और अहमदनगर का क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अब 1805 बाद में जसवंत राव होलकर युद्ध में भाग लेता है। उसने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, मॉनसन को हराया भी, लेकिन अंततः वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो ने होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि कर ली और उसे अपने कुछ क्षेत्र वापस मिल गए। यानी यहाँ पे दोनों अपना अपना क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया समाप्त। अभी अंतिम कोशिश किया जाएगा मराठों। 1818 के बाद मराठा साम्राज्य नाम का कोई साम्राज्य भारत में नहीं रह जाएगा। इस सब मिल के न होता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो जितने भी मराठा सरदार बचे खुचे हैं अपने शक्ति को बटोरते हैं और उसके बाद सब मिल के और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और इस लड़ाई में बुरी तरह से इनकी हार होती है और इसके बाद फिर मराठा साम्राज्य का तहस नहस वही हाल होता है जो मैसूर का किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पेशवा छटपटा रहा है, ठीक है। संधि तो कर लिया, बसीन की संधि, सहायक संधि, लेकिन अब उसको महसूस होने लगा कि हम अपना सब कुछ खो दिए, कोई अधिकार अब हमारे पास है नहीं, नाम मात्र के राजा हैं, ना किसी से संधि कर सकते हैं, ना किसी से युद्ध कर सकते हैं, ना महल छोड़ के कहीं जा सकते हैं, ना जनता को सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको समझ में आने लगा और सहायक संधि में कहा जाता था कि एक अंग्रेज को आपको अपने दरबार में रखना पड़ेगा, सेना तो रखना ही पड़ेगा, सेना को तो खर्चा देना ही पड़ेगा, एक अंग्रेज को भी रखना पड़ेगा। वो अंग्रेज बड़ा चालाक होता था, वो एक जो दरबार में रहता था अंग्रेज, वो बड़ा चालाक होता था, वो सारा खबर जो है वो अंग्रेजों को पहुंचाता था, ठीक है। और दरबार में रह के षड्यंत्र करता था, उसको उससे से भिड़ा देना, उसको उससे लड़वा देना, पेशवा के खिलाफ षड्यंत्र करते रहता था। तो कहा गया था कि ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो हर बात में हस्तक्षेप कर रहा था। और उस अंग्रेज का नाम था एल्फिंस्टन। क्या नाम था? एल्फिंस्टन। तो
बाजीराव द्वितीय बेसिन की संधि के ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था और ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन पेशवा के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहा था। तो एक कारण हो गया। दूसरा देखो, पिंडारियों के बारे में समझो कि क्या थे। पिंडारी जो थे वो एक प्रकार के लुटेरे थे। अच्छा, इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इनको किसी जात से कोई लेना देना नहीं था, इनका एक अलग ही जात था, लुटेरों का जात। ये लोग क्या करते थे, जब मराठा जो सैनिक थे वो किसी राज्य पे आक्रमण करते थे तो ये जो पिंडारी होते थे वो मराठा सैनिक के पीछे पीछे चलते थे। और युद्ध के बाद मराठों के बारे में भी हम आपको पहले बताए थे कि ये लोग लूटपाट करने में बड़े माहिर थे। गांव के गांव जला देते थे, गरीबों का बस्ती उजाड़ देते थे और चौथ और सर देशमुखी वसूला करते थे। दूसरे राज्यों से चौथ वसूलते थे, डरा के गए एक बस्ती में पूरा आग लगा दिए, तहस नहस कर दिए, मार दिए, सबको काट दिए, दहशत फैला दिए और फिर दूसरा बस्ती को भय दिखाते थे कि अगर सुरक्षित रहना है तो टैक्स दो, चौथ दो। तो इस तरह से ये लोग भी लुटेरे ही थे। लेकिन पिंडारी जो थे वो इन मराठा सैनिकों के पीछे पीछे चलते थे। अब मराठे जब लड़ाई लड़ते थे, मान लो युद्ध जीत गए, तो लोग तो जो लूटपाट करना है किए, उसके बाद जो बच जाता था उसको बेरहमी से ये लोग मारते थे, लूटपाट करते थे, चोरी छीना झपटी करते थे और उसके बाद वहां से गायब हो जाते थे, छुप जाते थे। तो हुआ क्या कि उस टाइम गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स बदल चुका है। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आसपास, ठीक है, 1772 में आएगा और द्वैत शासन समाप्त करेगा। उसके बाद कार्नवालिस आएगा, ठीक है, उसके बाद इधर वेलेस्ली आ गया। अब इसके बाद 2-3 और बीच में आए और अभी जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स कसम खा लिया है कि पिंडारियों का दमन करना है, क्योंकि लोग बहुत लूटपाट मचाते थे, ठीक है। तो पिंडारियों का दमन करने का वो कसम खा लिया है और जहां भी पिंडारी मिल रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार रहा है। अब सोचो, पिंडारी मदद किसका करते थे? मराठों का मदद करते थे, ठीक है, मराठों की सेना के साथ ही वो चलते थे। और जब पिंडारियों का दमन होने लगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों को मारने लगा, पकड़ने लगा, तो मराठों को लगा कि ये हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है। और अंग्रेज दबाव भी डालते थे, पेशवा पर भी दबाव डालते थे कि इन पिंडारियों को पकड़ो, मारो, जेल में बंद करो। तो इनको लगता था कि हमारे द्वारा हमारे लोगों को ही पिटवाया जा रहा है, तो इनका भी जमीर जागा थोड़ा, ठीक है। तो पिंडारी के बारे में समझ गए कौन थे? ये मराठा सेना के साथ चलने वाले अनियमित सैनिक लुटेरे थे, ठीक है, जो किसी विशेष जाति धर्म के नहीं होते थे। इसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे और इनका मुख्य काम था मराठों के सेना के पीछे पीछे चलना और लूटपाट मचाना, चोरी करना। तो जिन्हें मराठों का संरक्षण प्राप्त था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। मराठों ने इसे अपनी संप्रभुता और सीमाओं पर ब्रिटिश आक्रमण माना। तो अब इसमें क्या होता है कि पुणे में संधि होता, अंग्रेजों ने पेशवा पर, अब ये लोग क्या करता है ना, कई जगह पे देखिएगा कि ये लोग जबरदस्ती भी करता है। जबरदस्ती कहने का मतलब कि जैसे आप ऑफिसर हैं, ठीक, और हम आए बाहर से और आपको हमको फंसा देना है किसी तरीके से, तो फंसा देना है तो हम क्या किए कि ढेर सारा पैसा लेके आए और उझिल दिए और तब तक वो आदमी कैमरा लेके आया और सब बना लिया कि देखो इतना सारा रिश्वत लिया है ना, चिल्ला चिल्ला के हम बोलने लगे कि देखो इतना सारा रिश्वत लिया है काम करने के लिए, आप फंस गए। अंग्रेज भी ऐसे षड्यंत्र करते थे। आपको याद होगा कि अवध को कुशासन के आधार पे लाल डलहौजी जो था वो हड़प लिया था और उधर जो दक्षिण भारत में एक जो राज्य था उसको ये कह दिया था कि डॉक्टर के साथ इसने अपमान किया है, डॉक्टर का अपमान किया है, एक अंग्रेजी डॉक्टर का अपमान किया है और इसके बदले में पूरा राज्य हड़प लेता है। शायद वो केरल का राज्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग षड्यंत्र भी करते थे। तो अंग्रेजों ने पेशवा पर गायकवाड़ के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या का आरोप लगाकर पुणे की नई संधि थोप दी।
जबरदस्ती आरोप लगा दिया कि जो गायकवाड़ है, गायकवाड़ का जो मंत्री है गंगाधर शास्त्री, उसका तुमने हत्या किया। अब सोचो ये लोग को क्या लेना देना है, भारतीय लोगों का जान जाता है तो जाता रहे। ये लोग इतने थोड़े ना दयालु है कि कोई भारतीय का कोई दूसरा भारतीय हत्या कर दिया तो ये लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, इनको गंगाधर शास्त्री के मौत से कोई लेना देना नहीं। इनको किसी तरीके से क्या करना है कि पेशवा को जलील करना है, बदनाम करना है, और बदनाम करके उसको किसी तरीके से लड़ाई में ले आना है और उसके बाद मार के खत्म कर देना। ठीक है, तो गंगाधर शास्त्री के हत्या का आरोप लगाकर पुणे की नई संधि थोप दी, जिसके तहत पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष पद का त्याग करना पड़ा और पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया यहां से। ठीक है, तो पेशवा का पद ही त्याग करना पड़ा उसको। जो पेशवा था वो पेशवा जो है कहा कि जो बाजीराव द्वितीय है वो अंतिम पेशवा होगा, अंतिम पेशवा, इसके बाद अब कोई भी पेशवा नहीं होगा। और उसको पुणे से हटा के और अवध में स्थापित कर दिया। कहां? अवध भेज दिया, अवध यूपी। कहा कि अब यहीं पे आराम से रहो, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तोरा पेशवा कहल जाएगा। पेशवा तू है कि नहीं है तू समझे रहो, लेकिन जब तक तू जिंदा है तब तक तुमको सम्मान दिया जाएगा, पेशवा कहा जाएगा, और तुमको खर्चा पानी के लिए 7-8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन भी दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे बाद कोई भी पेशवा नहीं होगा। तो आप कहानी को यहां से रिलेट करो। यही पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र होता है नाना साहेब। समझ में आ रहा है बात? नाना साहेब। अभी नाना साहेब आपको 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का ही अपना बेटा नहीं था, दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा था। ठीक है, तो उसको भी स्थापित कर देता है किधर? अवध में। तो अवध में उधर कानपुर बिठूर जो होता है, उसी तरफ ग्वालियर, कानपुर, बिठूर, झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, ये सब मिलके और अंग्रेजों से 1857 की लड़ाई में लड़ते हैं। तो मराठा संघ का अध्यक्ष का पद का त्याग करना पड़ा। पेशवा को यहां से हटा के कहां भेज दिया? अवध भेज दिया। ठीक है, और बोला कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको तो हम कहेंगे पेशवा, लेकिन आपके बाद और कोई दूसरा पेशवा बनेगा नहीं, पेशवा का पद हो गया समाप्त। ठीक है, युद्ध का अंत और मराठा साम्राज्य का पतन। मराठा सरदारों ने एक आखिरी बार मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया, लेकिन वे आधुनिक ब्रिटिश कूटनीति और तोपखानों के सामने टिक नहीं सके। अब पेशवा को खिड़की के युद्ध में एल्फिंस्टन ने हराया और भोसले को सीताबर्डी के युद्ध में, होलकर को महिदपुर के युद्ध में पराजित किया गया। इस अब देखो यहाँ पे 1818 का, इसी में हम एक चीज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो युद्ध हो रहा था महिदपुर का युद्ध, ठीक, इसी में एक लड़ाई होता है 1 जनवरी 1818 ईस्वी को। 1 जनवरी 1818 ईस्वी का समय है। तीसरा थर्ड आंग्ल मराठा संघर्ष चल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 1818 का समय है। स्थान है महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव। ठीक है, और यहां पे जो अंग्रेज सैनिक है, अंग्रेज सैनिक, उसकी संख्या लगभग 750 से 850 के बीच में, इतनी संख्या है। ठीक, इतनी संख्या है। और इस सेना में मैक्सिमम जो है महार जाति के लोग हैं। मैक्सिमम किस जाति के लोग हैं? महार जाति के लोग हैं। और महार जो रविदास जी बिहार में जिनको बोला जाता है, उसी टाइप के महाराष्ट्र में वो महार जाति के लोग हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जो इलाका है, तो महार जाति के लोग हैं इस सेना में। किसकी सेना में? अंग्रेजों की सेना में। ठीक, और पेशवा का एक विशाल सेना, पेशवा के पास एक बहुत बड़ी, इनसे कई गुनी बड़ी सेना है।
ठीक, इस युद्ध में पेशवा की सेना की हो जाती है हार। 12 घंटे की लड़ाई चलती है। 12 घंटे की लड़ाई में ये जो अंग्रेजी सेना है, जिसमें मैक्सिमम महार जाति के लोग हैं, ये महार जाति के लोग पेशवा की सेना को बुरी तरह से हरा देते हैं। या कह सकते हैं कि इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि लड़ाई को खींचा, इतना कम सैनिक के साथ भी इन महारों ने बहुत वीरता पूर्वक लड़ा और 12 घंटे तक युद्ध को खींचा और अंततः पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, बाद में वहां पे भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया गया और हर साल 1 जनवरी को वहां पर लोग जाते हैं और जो ये सैनिक है, जो उसमें विजय स्तंभ पे कुछ महार जाति के सैनिकों का नाम भी लिखा हुआ है, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घटना चर्चा में इतना क्यों आया? 2018 का समय था, 1 जनवरी 2018, और यही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी और वहां पे हो गया हिंसा हो गया। तो ऑफिशियली कहा जाता है 1 या 2 लोगों की जान चली गई और उसी से ही घटना जो है पूरे भारत में विवादास्पद और चर्चा का केंद्र बना। ठीक है, तो ये कब युद्ध हुआ था? भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 ईस्वी को युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये इसी थर्ड आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, उसी में ही भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था। तो आज कुछ बात बताए, जैसे पिंडारी के बारे में आप लोग जान गए कौन थे, भीमा कोरेगांव का घटना क्या था ये भी समझ गए। ठीक है, तो इसमें पूरी तरह से पेशवाओं की हार हो जाती है और पेशवा की सेना में मैक्सिमम जो है ब्राह्मण जाति के लोग होते थे। ठीक है, और ये कहा जाता है कि महार जाति के लोग आखिर उस युद्ध में क्यों इतना लड़ रहे थे हिम्मत के साथ, क्योंकि इनको नीची जाति का माना जाता था और पेशवा जो थे वो ऊंची जाति के लोग थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे, तो हर तरीके से इनको प्रताड़ित करते थे, इनको गले में हाड़ी लटका के चलने के लिए मजबूर करते थे, पीछे झाड़ू बांध के कि तुम चलो तो तुम्हारा पैरों का निशान मिट जाए। ठीक है, ताकि दूसरा व्यक्ति जब उस पे चले, ब्राह्मण जाति के लोग तो छुआए नहीं। तो इस तरह का इनको भेदभाव, इनको पानी पीने के लिए अलग कुआं अलग तालाब होता था, मुख्य कुआं तालाब से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो इस तरह की बंदिशें थी। तो यही बात इनके दिल में कहीं ना कहीं दुख था और इसी को लेकर इन्होंने ये वाला जो युद्ध था भीमा कोरेगांव का युद्ध, उसमें बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था और लड़ाई जीता था। लेकिन एक पक्ष ये भी मानता है कि ये कुछ भी थे लेकिन अंग्रेजों की सेना में थे और अंग्रेजों की सेना में जाकर भारतीय लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इनका इतना महिमा मंडन करना सही नहीं है। सबका अपना अपना पक्ष है, इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। जो फैक्ट था वो हम आपको बता दिए और इस तरह से अंतिम परिणाम और पुनर्गठन, पेशवा के पद का समाप्ति हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। ठीक है, और 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दिया, कहा खाओ पियो मस्त रहो। साम्राज्य का विलय, पेशवा के पूरे डोमेन, पुणे और आसपास का जितना भी ग्वालियर, सिंधिया, भोसले, सब का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया और सतारा राज्य का गठन, मराठों की राष्ट्रीय भावनाओं को शांत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की छोटी सी गद्दी पर बिठाकर एक नाम मात्र का राजा बना दिया गया। मात्र सांकेतिक की, मतलब तुमको भी रहे कि नहीं हम लोग भी जिंदा हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या किया, समाप्त कर दिया और सिंधिया होलकर भोसले को बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमटा दिया और उनके राज्य पर कठोर सहायक संधि लाद दिया। बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नीचे कब कब हुआ संधि, बेसिन की संधि, देवगांव, सुरजी, अर्जुनगांव, सारा लिखा हुआ है। सवाल पे आते एक बार और रिकैप दे दे पूरा बात कैसे कैसे हुआ। पहला वाला तो पूरा छप गया होगा दिमाग में। दूसरा में क्या हुआ कि 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया, एक लड़ाकू मराठा सैनिक जो मराठों को बांध के रखे थे, उनकी मृत्यु हो गया। 1800 ईस्वी में जो कूटनीतिज्ञ थे नाना फडणवीस, उनकी मृत्यु हो गया। इन दोनों की मृत्यु से मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ा और इधर क्या होता है कि राघोबा का जो बेटा होता है पेशवा बाजीराव, वो पेशवा बन जाता है, बाजीराव द्वितीय, और षड्यंत्र करता है। और उस टाइम जो मराठा साम्राज्य अलग अलग भाग में सब स्वतंत्र राज्य की तरह रह रहा। ठीक है, जैसे नागपुर में
नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया और पुणे में पेशवा। ठीक है, सब अलग अलग है। तो पुणे का जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, वो सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई बिठू जी की हत्या कर देता है। गुस्से में आकर जसवंत राय होलकर पुणे पे आक्रमण करता है, सिंधिया और पेशवा दोनों को पराजित करता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागता है, बंबई जाता है और वहां पे जो बिलेसली है उसके साथ सहायक संधि कर लेता है, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। ठीक, तो इस तरह से सहायक संधि कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि बारी बारी से लड़ाई होता है, जमीर जागता है इसका भी, भोसले का, सिंधिया का, होलकर का, और ये सब भी लड़ते हैं अंग्रेजों के साथ। तो भोसले के साथ भोंदू यानी देवगांव की संधि 1803 में, सिंधिया के साथ स यानी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और हारा कौन, सब हार गया, तो होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में। और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया, खत्म। फिर उसके बाद क्या होता है कि सब पे सहायक संधि ला दिया जाता है। तो सहायक संधि के द्वारा पेशवा के दरबार में एक अंग्रेज को रखा गया था जिसका नाम था एल्फिंस्टन। दावा यह किया गया था कि यह किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो पेशवा के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। तो पेशवा को समझ में आ गया था कि हमारा सब कुछ अब खत्म हो गया है। तो इस तरह से लोग क्या करता है कि फिर से संगठन बनाता है और चाहता है कि अंग्रेजों पे किसी तरह से लड़ाई लड़े और जीते। लेकिन उसी में एक घटना हो जाता है पिंडारियों का। ठीक है, तो पिंडारी क्या होते हैं कि वो मराठा सैनिक ही एक तरह से होते हैं, पर वो मराठों के अस्थाई सैनिक नहीं थे। वो खाता घूमता लुटता पिटता आदमी था वो लोग सब। तो मराठा सैनिक जहां जाता था उसके पीछे पीछे वो लोग भी पीछे लग जाता था, और जे बचल खुचल शेर शिकार किया तो जो बच गया वो सियार खा लिया। तो वही चीज था इन लोग का कि जो बचता था ये लोग लूटपाट करके चोरी तहारी करके वो अपना जीवन यापन करता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो पिंडारियों के दमन के लिए प्रण ले लिया था कि इनको खत्म करेंगे। तो पिंडारियों को जब मारना शुरू किया तो मराठों को लगा कि ये हमारे ऊपर हमला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे मराठा सैनिक की तरफ से ही लड़ते थे। तो इसीलिए सब मिल के फिर अंतिम बार क्या करता है, लड़ाई लड़ता है, और इस लड़ाई में बारी बारी से अलग अलग जगह पे लोग हार जाता है। ठीक है, तो और इसी दौरान क्या हम आपको बताएं, भीमा कोरेगांव का घटना होता है 1 जनवरी 1818 ईस्वी को, जिसकी हर साल बरसी मनाई जाती है भीमा कोरेगांव में। ठीक है, और उसी दौरान 2018 में हिंसा हो गया था वहां पे। चलिए अब आगे आते हैं सवाल में। इधर बनवाए थे ना कुछ, गोरिल्ला युद्ध की नीति, झुलसी हुई धरती की नीति, ये सब किसका था, महादजी सिंधिया का। हम लोग आते हैं दूसरा युद्ध पे। तो पहला वाला तो सब याद हो गया है और दूसरा भी याद ही हो गया होगा। सवाल बनाइएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा। हाँ बताइए, यहां से शुरू करते हैं। ठीक, 1800 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के किस प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ की मृत्यु हो गई जिसे मराठों की मैकियावेली भी कहा जाता था। पिछला क्लास में बताए थे, मराठों की मैकियावेली कहा जाता था। और जिनकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों की आपसी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। कौन थे, नाना फडणवीस। तो मराठों की मैकियावेली के नाम से किसे जाना था, नाना फडणवीस को। अब इन्हीं का मृत्यु 1800 में हुआ था और इन्हीं के बाद सब आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ठीक, दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर। ये सुनिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था कि पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट देखिए और सोचिए। बताइए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इंदौर के होलकर राजवंश के शासक जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। सही या गलत?
सही। अगला, जसवंतराव होलकर ने पुणे पर आक्रमण किया, पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया था। सही या गलत? सही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इतना डिप्थ में जाके आप इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि अभी अभी तुरंत पढ़े हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सब याद रहेगा, आप कुछ भूलोगे। और भूलना आदमी का मतलब हम शुरू में ही आपको बोले थे कि आपके बस में नहीं है किसी चीज को याद रखना या किसी चीज को भूल जाना। आपके बस में है सिर्फ किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करना। तो अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो सब इतना अंदर से सवाल है कि हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई भी इतिहास का विद्यार्थी, चाहे वो यूपीएससी लेवल का तैयारी क्यों ना कर रहा हो, आप उससे सवाल ले जाकर पूछिए कि बताओ सही है कि गलत। उसको हवा नहीं लगेगा कि कहां से सवाल है, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा डिटेल में जाकर पढ़ाई किए हैं, इतना डीप में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कल टेस्ट होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का सवाल, संधि वगैरह सब याद रखना है, डेट उट, ठीक है। तो वही सब चीज जो होता है वही एग्जाम में बार बार आता है। तो टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जो चैनल का नाम बताया था क्या, PYQ अड्डा बाय DK चंदन सर, उसी में होगा। उसका लिंक हम आज फिर एक बार भेज देंगे इसमें ग्रुप में, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में अब हम सूचना देंगे कि कितना बजे, और जब क्विज स्टार्ट होगा ना तो उसके पहले भी आपको बुलाया जाएगा, मतलब सूचना दिया जाएगा कि आ जाइए सब लोग, क्विज स्टार्ट होने वाला है। और वहां पे तुरंत होगा और उसके बाद तुरंत आपको रिजल्ट भी हाथों हाथ मिल जाएगा, किसका कितना नंबर आया, कौन सवाल सही हुआ। उसमें सब पास आउट वाला है, आईएएस वाला नहीं। बेसिन की संधि की बात करते हैं। बेसिन की संधि, अब यहां मत देखो, जैसे आया ना बेसिन की संधि, आप दिमाग में एक इमेज बनाओ कि बेसिन की संधि हुआ कब था। तो जब जसवंतराव होलकर पूना के पेशवा पे आक्रमण किया था, पेशवा को हरा दिया था, सिंधिया को भी हरा दिया था, तो पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है वो भाग के जाता है कहां, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के पास जाकर वहां पे बेसिन की संधि कर लेता है 1802 ईस्वी में, और सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। बात समझ में आया? बस अब हम देखेंगे सवाल की क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यह संधि भगोड़े पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुई थी। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे पेशवा बाजीराव द्वितीय ना भागा था, और उसमें हो गया। तो यह संधि भगोड़े पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ था। इसके तहत पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, भी सही है, सहायक संधि स्वीकार कर लेता। इस संधि के बाद मराठा सरदारों ने पेशवा के इस कदम को स्वागत किया और अंग्रेजों को अपना मित्र माना। क्या ये सही है, गलत? ये क्या है, गलत। ये लोग फिर गुस्सा हो गया कि गुलामी स्वीकार कर लिया। अब फिर ये लोग आपस में करता, भोसले लड़ता है, देवगांव की संधि होता है, सिंधिया लड़ता है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि होता है, होलकर लड़ता है, राजपुर घाट की संधि होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान विभिन्न मराठा सरदारों को पराजित कर अंग्रेजों ने उन पर पृथक पृथक अलग अलग संधियां थोपी। अब बताना है आपको, देश या तो भोंदू, भोंदू तो सही है कि गलत है? गलत है, पकड़ा गया। फिर सूरजी, सू से सा से सिंधिया, सा से सूरजी और सा से सिंधिया, तो मिलाना है, मिलान कर लेते हैं ना। और रा से हार लिखना, हार, हार। तो राजपुर घाट की संधि किसके साथ, होलकर के साथ। आराम से बन गया कि नहीं? तो देवगांव की संधि भोंदू, भोसले के साथ, तो दूसरा हो जाएगा। सुरजी अर्जुन गांव सिंधिया के साथ, और राजपुर घाट होलकर के साथ, बन गया, ठीक। सुरजी अर्जुन गांव सिंधिया के साथ, राजपुर घाट होलकर के साथ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन याद रखना, सवाल पूछा जाता है कि किसने पिंडारियों का दमन किया था भारत में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब किया था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑफ मोइरा या मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से इसको जाना जाता है, मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से। लगता है कोई ना कोई एग्जाम में इधर पूछा गया है ये सवाल, हमको लगता है चाहे AEDO का एग्जाम में आया हो या कोई एग्जाम में, लेकिन आया है कि मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से किसको जानते हैं। तो जब गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे ना तो सबका उपनाम आपको बता देंगे वहां पे। पिंडारी कौन थे जी? लुटेरे थे जो मराठा सैनिक के पीछे पीछे
और लूटपाट मचाते थे, ठीक ना। तो पिंडारी कौन थे जिनका दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक प्रमुख तत्कालिक कारक बना? बी, मराठा सेना के साथ चलने वाले सैनिक थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय पर पुणे की अपमानजनक संधि थोपी। इस संधि की सबसे मुख्य शर्त क्या थी? पेशवा का पद समाप्त, पेशवा का पद समाप्त, खत्म। तो पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष, यही वाला बी, यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान विभिन्न स्थान पर हुए युद्धों का वर्णन। खिड़की का युद्ध पेशवा के हार होता है, सही है। सीताबर्डी का युद्ध भोसले का हार होता है। महिदपुर का युद्ध होलकर का हार होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है शायद सही है। 1, 2 और 3 टोटल। वहां पे 3 वो युद्ध होता है, 3 वो संधि होता है। यहाँ पे संधि नहीं हुआ पर 3 वो युद्ध हुआ, ठीक है। कौन कौन युद्ध है? हालांकि बहुत कम चर्चित है सब युद्ध। खिड़की का युद्ध है, खिड़की, खड़की, खड़की, सीताबर्डी, ठीक है। खिड़की का जो युद्ध है ना उसको खेरकी का युद्ध भी कहा जाता है, किताब में लिखा रहता है खेरकी का युद्ध, ध्यान रखिएगा। सीताबर्डी का युद्ध और महिदपुर का युद्ध। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा के पद और साम्राज्य के साथ क्या किया? पेशवा का पेट खत्म किया, साम्राज्य को छोटे छोटे बिलाई जैसे बिलाइया करोटिनियन सबको बांट दिया, ठीक है। मैक्सिमम चीज पे अपना कब्जा कर लिया। प्रताप सिंह नाम के एक शिवाजी का वंशज था, उसको सतारा में बैठा दिया और जो पेशवा था उसको उठा के फेंका कहां? कानपुर, बिठूर के पास। वहीं पे उसका जो दत्तक पुत्र है नाना साहेब, उसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई सबका पालन पोषण होता है, लोग बड़े होते हैं। नाना साहेब आगे चल के वही कहने को पेशवा बन जाता है और रानी लक्ष्मीबाई का शादी हो जाता है गंगाधर राव के साथ, ठीक है। और झांसी की रानी बन जाती है। गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो जाती है और उस समय हीरोज आ जाता है, ठीक है। हड़प नीति चल रहा होता है, तो लड़ाई होता है ग्वालियर में, रानी मारी जाती है, ठीक है। और इस तरह से पूरा कहानी 1857 का आगे बढ़ता है। पेशवा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिएगा, सही कि गलत? सही। बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, सही। 8 लाख रुपया दिया गया इसको। पेशवा के संपूर्ण राज को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया, ये भी सही, सब के सब सही। मराठों की राष्ट्रीय भावनाओं को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने पेशवा के साम्राज्य से काटकर एक छोटा सा राज्य सतारा केकरा बैठाया? शिवाजी के एक वंशज था, किसको? प्रताप सिंह को। शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को, ठीक है। मराठा साम्राज्य की राजनीतिक संरचना का बुनियादी दोष क्या था? देखो ये जो टेबलवा बना हुआ था ना, टेबलवा नीचे बुलेट पॉइंट, तो उसमें सब लिखल है कि क्या बुनियादी कमी था। वे पूरी तरह से एक केंद्रीकृत राजतंत्र थे जहां राजा को हुक्म, गलत। सब अपने अपने स्वतंत्र था। नागपुर में अपने आप को राजा मान रहा है, होलकर अपने आप को मान रहा है, कोई एक केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है। ढीला संघ था जिसमें आंतरिक ईर्ष्या और अविश्वास कूट कूट कर भरा था, यही था। उनके पास कोई कुशल दीवान या मंत्री नहीं था। नहीं, मंत्री तो थे लेकिन जैसे नाना फडणवीस ये सब तो योग्य मंत्री थे ना, वे किसी भी विदेशी शक्ति से कभी बात नहीं करते थे, ये भी गलत है। खाली बी वाला होगा, बी वाला होगा, ठीक है। वे षड्यंत्र करते थे। मराठों की आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ उद्योग और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। वे अपने राजस्व के लिए मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले चौथ और सरदेशमुखी, यही वाला सही होगा, लूटपाट करते थे लोग ना। बहुत अच्छे शासक नहीं थे मराठे, ठीक है। इनमें जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ था। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, बड़का बड़का सब इतना मोटा मोटा टीका रखता था ये लोग, चुरकी पूरा, ये आधा दूर में आधा कपार में पूरा बड़का बड़का बांध के चलता था। और बाकी लोग को साग मूली के बराबर समझता था, ठीक है। सबको नीची जाति का मानता था। तो ये लोग बहुत अच्छे शासक नहीं थे। युद्ध पर नहीं, जब वे नए क्षेत्र को लूटते थे तो चौथ वसूल करते थे। पतन का कारण क्या था? बी वाला होगा बिल्कुल, कि गोरिल्ला युद्ध को भी छोड़ दिया जो महादजी सिंधिया का था, शिवाजी महाराज अपनाते थे।
और उसके छोड़ा तो, लेकिन उसके जगह पे जो यूरोपीय शक्ति था उसको, ये सब सारा सवाल जो लास्ट वाला है ना, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा और टेबल का भी नोट्स बना लीजिएगा इसको अच्छे से। चलो भाई, हाँ चलो, देखिए ये तो कालखंड वाला है, सब दिया हुआ है यहाँ पे कि 1775 से 78 वारेन हेस्टिंग था, 1803 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली था, 1817 तीसरा वाला में लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन कौन संधि मुख्य रूप से हुआ था वो सब है। फिर यहाँ देखिए, मराठों ने अपनी पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध पद्धति को छोड़ दिया, लेकिन वे यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक तोपखाने और सैन्य अनुशासन को पूरी तरह अपना, ये हो गया सैन्य संगठन में दोष। फिर ब्रिटिश कूटनीति और खुफिया तंत्र, अंग्रेजों का खुफिया और जासूसी तंत्र मराठों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। अंग्रेज हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति, ये क्या था, मेंस प्रोस्पेक्टिव से आंसर राइटिंग के लिए ये सब चीज जो है लिखने में मदद करता है। कारण क्या था हार का, तो राजनीतिक संरचना एक ढीला संघ था। आर्थिक कमजोरी क्या था कि अर्थव्यवस्था उत्पादन पे आधारित नहीं था बल्कि लूटपाट पे आधारित था। ठीक है,